आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें एक साथ एक जगह। टॉप 9 में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों की होगी। शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बंगाल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे गृह मंत्री अमित शाह। और सीएम ममता बनर्जी ने क्यों की राज्यपाल से मुलाकात, देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के बीरभूम की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। शांति निकेतन में स्थित विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। गृहमंत्री आज कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में 11:15 बजे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। शाह विप्लवी बांग्ला प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद गृहमंत्री दिल्ली में सीआरपीएफ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीआरपीएफ की किताब नेशन फर्स्ट का लोकार्पण करेंगे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला और कहा कि आग से मत खेलिए, आप लाइन पार करते हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। 2021 हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और सत्ता में फिर वापस आएंगे। दक्षिण 24 परगना जिले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी है कि बीजेपी पहले मेरे भतीजे अभिषेक बनर्जी से टकराए और अभिषेक के खिलाफ लड़ने के बाद मुझसे लड़े। ममता के मुताबिक अभिषेक को राजनीति में जनादेश मिला है। इसके अलावा उन्होंने अमित शाह को अपने बेटे को सियासत में लाने की चुनौती दी। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बाहरी लोगों को विधानसभा चुनाव के बाद वापस लौटना होगा। उन्होंने कहा कि वे सोनार उत्तर प्रदेश, सोनार राजस्थान और सोनार हरियाणा क्यों नहीं बनाते। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप उनके झूठे अभियान का शिकार न बने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। इस दौरान राज्य की कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर बात हुई। राजभवन ने सीएम ममता को आधिकारिक रूप से मिलने के लिए बुलाया था। सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले को षड्यंत्र करार दिया और कहा कि जाकिर हुसैन पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जिसने भी ऐसा किया उसका मकसद उन्हें मारना था। मामले की जांच को लेकर एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है जो कि हर एंगल से मामले की जांच करेगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम हमले में घायल हुए राज्य के श्रम मंत्री जाकिर हुसैन की हालत अब पहले से बेहतर है। अब वो खतरे से बाहर हैं। कोलकाता के एक अस्पताल में उनका इलाज जारी है। बुधवार रात जाकिर हुसैन पर अज्ञात हमलावरों ने बम से हमला कर दिया था जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस बताएगी। पश्चिम बंगाल की कैबिनेट मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा है कि जाकिर हुसैन के स्टेशन पहुंचने से पहले ही बम वहां प्लांट था। इससे लगता है कि उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। हाकिम ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और एनआईए पर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी बंगाल एजेंसियां बहुत सक्षम हैं, जल्द ही सब कुछ साफ कर देंगी। असल जो ये साजिश किया है उसे पकड़ा जाए। और आज प्रधानमंत्री मोदी केरल को क्या सौगात देंगे? महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को क्या धमकी दी? और किसान नेता राकेश टिकैत ने बंगाल के लिए क्या ऐलान किया? देश की बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 320 केवी पगलूर और त्रिशूर बिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अमृत मिशन के तहत अरुविकारा में 75 मिलियन लीटर प्रतिदिन के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के महंगाई पर किए गए एक ट्वीट ने सियासत में खलबली मचा दी है। नाना पटोले ने महंगाई पर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोलने पर महाराष्ट्र में फिल्मों की शूटिंग नहीं होने का अल्टीमेटम दे दिया। पटोले ने दोनों अभिनेताओं पर महंगाई को लेकर चुप रहने का आरोप लगाया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि वो मार्च में पश्चिम बंगाल में कूच करेंगे। उन्होंने इसके लिए किसानों से ट्रैक्टर तैयार रखने की अपील की। टिकैत के मुताबिक बंगाल में भी किसान दुखी हैं, जबकि दीदी लगातार कहती आ रही हैं कि बंगाल का किसान खुशहाल है। किसान संगठन जल्द ही वहां महापंचायत करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज फिर शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में पायलट आज जयपुर के कोट खावदा में महापंचायत करेंगे। पायलट पार्टी में लगातार अपनी अनदेखी से आहत हैं और उनके समर्थक राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के दौरान पायलट के अपमान से नाराज हैं।
कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के गुरुवार को 4 घंटे चलाए गए रेल रोको अभियान का मिला जुला असर देखने को मिला। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा है कि आंदोलन के कारण रेल सेवाओं पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा। 25 ट्रेनों को विनियमित किया गया और अभियान के बाद ट्रेनों का संचालन सामान्य हो गया। टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि की आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। दिशा रवि की 5 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस कोर्ट को अब तक की गई पूछताछ के बारे में जानकारी देगी। दिशा को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरणविद दिशा रवि की दायर याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिशा ने हाईकोर्ट से पुलिस को निर्देश देने की मांग की है कि उसके व्हाट्सएप चैट और जांच सामग्री को मीडिया में लीक न किया जाए। उत्तराखंड के चमोली में त्रासदी के बाद बचाव कार्य लगातार जारी है। आईटीबीपी के साथ डीआरडीओ की टीम ने रेस्क्यू का मोर्चा संभाल रखा है। डीआरडीओ और आईटीबीपी की टीम ठीक उसी जगह पर पहुंची है जहां एक झील बनी है। टीम ने आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। इसके साथ ही वहां आईटीबीपी ने हेलीपैड भी विकसित किया है। आईपीएल 2021 के लिए इस साल 57 क्रिकेटरों की बोली लगाई गई। किंग्स 11 पंजाब ने सबसे ज्यादा 9 खिलाड़ियों को खरीदा, जबकि कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और राजस्थान की टीमों ने 8-8 खिलाड़ियों पर बोली लगाई। वहीं मुंबई इंडियंस ने सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को खरीदा है। अर्जुन को उनके बेस प्राइस पर खरीदा गया। और संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 2 दिन के प्रयागराज दौरे पर हैं। बिहार विधानसभा में आज से बजट सत्र की होने जा रही है शुरुआत। और कहां मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए 3 बदमाश। राज्यों की अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 2 दिन के लिए प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। भागवत यहां माघ मेले में शिरकत करेंगे। शाम 7 बजे भागवत माघ मेले में संगम तट पर गंगा पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल भागवत वीएचपी शिविर में गंगा समग्र कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में आज दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। लालू यादव की आधी सजा 8 फरवरी को पूरी हो गई है और ऐसे में उन्हें जमानत मिलने की संभावना बढ़ गई है। चारा घोटाले के 5 मामले लालू के खिलाफ चल रहे हैं। इनमें से 3 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। आज से बिहार का बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज पहले दिन विधानमंडल का संयुक्त सत्र होगा और राज्यपाल का अभिभाषण होगा। बजट 22 फरवरी को पेश होगा। विपक्ष कोरोना जांच में गड़बड़ी, बेरोजगारी, शिक्षक नियोजन सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस बार बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा। पुदुचेरी में बी नारायणसामी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को 22 फरवरी को बहुमत साबित करने को कहा गया है। उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने नारायणसामी को सोमवार को बहुमत साबित करने के लिए कहा है। 4 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इससे इनकार किया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में खेत में मृत पाई गई 2 नाबालिग लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने दोनों के शव परिवार वालों को सौंप दिए हैं, जबकि तीसरी लड़की का इलाज कानपुर के हैलट अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। दिल्ली के नजफगढ़ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बिश्नोई गैंग के बीच मुठभेड़ हुआ। एनकाउंटर में स्पेशल सेल ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। पुलिस को इन बदमाशों की कई संगीन मामलों में तलाश थी। पुलिस को आरोपियों के पास से 32 बोर का पिस्टल, कई देसी कट्टे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। पंजाब की फरीदकोट से रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यहां सरेआम यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गुरलाल पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गंभीर हालत में गुरलाल को तुरंत श्री गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद की मसूरी मेन स्टैंड पर मिठाई की शॉप पर रखे सिलेंडर में भयंकर आग लग गई। दुकान पर काम करने वाले शख्स ने जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सभी हादसा रोकने वाले शख्स की तारीफ कर रहे हैं। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान पर वैदिक छात्रों ने धोती कुर्ता पहनकर अनोखा क्रिकेट खेला। खिलाड़ी तिलक त्रिपुंड लगाकर मंत्रोच्चारण के साथ मैदान पर उतरे। प्रतियोगिता में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस तरह का आयोजन कराने का मकसद समाज में संस्कृत के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। और कोरोना संक्रमण को लेकर हम और आप लापरवाह बिल्कुल ना हो, क्योंकि कोरोना जिंदा है और लौट भी रहा है। और अब तो कुछ जगहों पर दोबारा लॉकडाउन की नौबत तक आ गई। कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना जिंदा है में। इंडोनेशिया में अगर कोई कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करता है तो उसे सजा मिल सकती है। नए नियमों के अनुसार सरकार ऐसे लोगों पर जुर्माना लगा सकती है या कोई दूसरा दंड दिया जा सकता है। खास बात यह है कि कई देशों में वैक्सीन को लेकर लोगों में कुछ गलतफहमी है और कुछ लोग इससे बच रहे हैं। हालांकि कहीं से भी वैक्सीन का कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। अमेरिका में वहां की सेना के लोग ही वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 अमेरिकी सैनिकों में से एक सैनिक ने कोरोना का टीका लगाने से साफ इनकार कर दिया है। इसके पीछे सोशल मीडिया है, जिस पर वैक्सीन को लेकर बेसिर पैर की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अमेरिकी अधिकारियों की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 1.5 लाख जवानों ने वैक्सीन ली है, लेकिन 75,000 ने मना कर दिया है। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामले रिकवर होने वालों से ज्यादा रहे। पिछले 24 घंटे में 12,500 से ज्यादा नए केस देश में सामने आए हैं, जबकि इस दौरान रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 10,200 के करीब ही रही। हालांकि मौत के मामलों में हालात काबू में है। 24 घंटों में देश में कोरोना से 83 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र फिर से कोरोना की दहशत से घिर चुका है। राज्य में संक्रमितों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 5,400 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि राज्य में 38 लोगों की मौत भी हो गई। पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त 40,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यवतमाल और अमरावती जिलों में दोबारा लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। इन जिलों में 28 फरवरी तक लॉकडाउन रहेगा। अमरावती में हर वीकेंड पर 36 घंटे लॉकडाउन रहेगा। वहीं मुंबई में भी ऐसा करने पर विचार चल रहा है। यवतमाल में दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक 25 मरीजों की मौत हुई थी, लेकिन फरवरी में मौत का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। ये नए स्ट्रेन अमरावती और यवतमाल में पाए गए हैं। रिसर्चर्स अभी इस नए म्यूटेशन पर और जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन आशंका इस बात की भी है कि वायरस का ये नया वेरिएंट शरीर में पहले से मौजूद एंटीबॉडी को मात देकर इंसान को संक्रमित कर सकता है। दोनों जिलों में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के पीछे इस नए वेरिएंट को भी माना जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नए नियमों के अनुसार अगर किसी मकान में 5 या उससे अधिक कोरोना के मरीज पाए जाएंगे तो उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। वेडिंग हॉल, क्लब और रेस्टोरेंट्स में कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी अब नियमित जांच होगी। साथ ही ब्राजील से लौटने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहना होगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राज्य के जल संसाधन मंत्री और एनसीपी के प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जयंत पाटिल के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर से हड़कंप मच गया है, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था। यही नहीं, पाटिल पिछले करीब 1 महीने से लगातार दौरे पे भी रहे हैं। केरल को भी महामारी नए सिरे से परेशान कर रही है। केरल में इस वक्त देश में सबसे ज्यादा करीब 60,000 एक्टिव केस मौजूद हैं। पिछले 24 घंटे में केरल में 4,500 से ज्यादा नए संक्रमित पाए गए। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पड़ोसी राज्य कर्नाटक में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की बहादुरी पर। अब चीन ने भी मुहर लगा दी है। दरअसल पहली बार चीन ने ये माना है कि गलवान घाटी में पीएलए के जवान, उनके सैनिक मारे गए। चीन ने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल कर ली है। जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से ये झड़प हुई थी। इस झड़प में चीन के 40 सैनिक मार गिराए थे हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने, हिंदुस्तान के वीर जवानों ने। और अब धीरे धीरे करके चीन हकीकत को स्वीकार कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आखिर बाजवा से क्यों मिलने पहुंचे चीनी राजदूत और पाकिस्तान क्यों हुआ पीएम मोदी की सलाह मानने को मजबूर? चीन और पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। चीन भले ही एलएसी से पीछे हट रहा हो, लेकिन ड्रैगन पर भरोसा करना ठीक नहीं। पाकिस्तान में चीन के राजदूत नोंग रोंग ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा से मुलाकात की है। पाकिस्तान की ओर से बताया गया है कि यह मुलाकात क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी हितों को लेकर हुई, लेकिन एलओसी पर जिस तरीके से चीन की हाल में मौजूदगी दिखी है, उसके बाद ऐसी मुलाकातों को सामान्य नहीं कहा जा सकता। एलएसी पर पीछे हटने को मजबूर हुआ चीन अब झेप मिटा रहा है। चीन की सरकारी मीडिया ने अब दावा किया है कि गलवान झड़प में मारे गए पीएलए के सैनिकों की संख्या सिंगल डिजिट में ही है। चीन शुरू से ही गलवान में मारे गए अपने सैनिकों पर गलत बयानबाजी करता रहा है, जबकि हकीकत ये है कि उसके करीब 40 सैनिक मारे गए थे। सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने एलएसी को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए हैं। जोशी के मुताबिक कई बार दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। पिछले साल 31 अगस्त को तो भारत और चीन की सेनाएं युद्ध की कगार पर पहुंच गई, लेकिन भारतीय सेना के कुछ अहम चोटियों पर कब्जा करने के चीन की सेना हैरान रह गई है और आखिरकार बैकफुट पर चली गई। चीन ने कहा है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट का काम सहमति के मुताबिक सही तरीके से चल रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उम्मीद जाहिर की है कि दोनों देश पिछली बातों को भूलकर विवादों पर किसी ठोस समाधान तक पहुंचेंगे। चीनी प्रवक्ता ने कहा है कि हम कई दौर की बातचीत के बाद सहमति पर पहुंचे, लेकिन अब आगे बढ़ने का समय है।
जम्मू के रेसी जिले में भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। बरामदगी घने जंगलों के बीच हुई। ये कामयाबी सेना और जम्मू कश्मीर के संयुक्त अभियान में मिली। सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों को जंगलों में बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा होने की जानकारी मिली थी। आशंका है कि इन हथियारों को सीमा पार से लाकर इन्हें अलग अलग इलाकों में आतंकियों तक पहुंचाने के लिए रखा गया था। प्रधानमंत्री ने कोरोना के प्रबंधन और चुनौतियों पर पड़ोसी देशों की कार्यशाला को संबोधित किया। खास बात ये रही कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। ऐसी महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के 5 प्रस्तावों का सभी देशों ने स्वागत किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पीएम मोदी ने महामारी के दौरान शुरू हुए सहयोग को आगे बढ़ाने और इन देशों के बीच मजबूत स्वास्थ्य तंत्र विकसित करने की बात कही। कश्मीर में पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर आईना दिखाया है। विदेशी मिशन ने कश्मीर में बादामी बाग का दौरा किया और घाटी में लौट रहे अमन के माहौल को देखा। टीम के सदस्यों ने बादामी बाग कैंट में लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू से बात की। सेना और पुलिस के अधिकारियों ने विदेशी टीम को बताया कि कैसे उनकी कोशिशों से कश्मीर की फिजा बदल रही है। विदेशी मिशन के कश्मीर दौरे पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने कहा है कि तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को कश्मीर जाने और कश्मीरी लोगों से बातचीत की छूट दी जाए। पाकिस्तान की दलील है कि इससे जमीनी हकीकत का पता चलेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने पाकिस्तान की ओर से ये नया शिगुफा छोड़ा है। जम्मू में JK गजनवी फोर्स का आतंकी सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ा है। शेर अली नाम का यह आतंकी कुवैत से मुंबई होते हुए जम्मू एयरपोर्ट पर आया था, लेकिन एजेंसियां उसे पहले से ही ट्रैक कर रही थीं और एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे पकड़ लिया गया। शेर अली पुंछ और राजौरी में युवाओं को आतंक की राह पर चलने के लिए बहकाता था। कुवैत से ही वह अपना टेरर नेटवर्क चलाता था। और डोनाल्ड ट्रंप भले ही चले गए, लेकिन क्या चीन की मुश्किलें खत्म नहीं होने जा रही? क्या ईरान को लेकर बदल रही है अमेरिका की पॉलिसी? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। जो बाइडेन अमेरिका के पुराने सहयोगी यूरोपीय देशों को फिर से साथ लाने में जुट गए हैं। नई अमेरिकी सरकार का मानना है कि चीन से निपटने के लिए ऐसा करना खास तौर से जरूरी है। बाइडेन G7 की बैठक में इस दिशा में पहली कोशिश करने जा रहे हैं। इस बैठक में अमेरिका चीन की ओर से दिख रहे खतरे को प्राथमिकता से मित्र देशों के सामने रख सकता है। बाइडेन की नई रणनीति से चीन घबराया हुआ है। चीनी रणनीतिकारों का मानना है कि बाइडेन अपने दोस्त देशों को एकजुट कर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है, जबकि ट्रंप की नीति अकेले दुश्मन से दो हाथ करने की रहती थी। हालांकि चीन ये दावा कर रहा है कि अब ये यूरोपीय देश आसानी से अमेरिका के झांसे में नहीं आने वाले। इराक के बसरा में अमेरिकी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। यह हमला मिसाइलों के जरिए किया गया। इस बात की जानकारी इराकी मीडिया ने दी है। हमले में कितना नुकसान हुआ अभी इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। इस इलाके में अमेरिका और उसकी सहयोगी सेनाएं हमेशा टारगेट पर रही हैं। अमेरिका जल्दबाजी में अफगानिस्तान से अपनी सेना नहीं हटाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने नाटो देशों को भरोसा दिया है कि उनका देश कुछ भी आनन फानन में नहीं करेगा। अमेरिका किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले इलाके के पूरे हालात की समीक्षा करेगा। इसमें US तालिबान एग्रीमेंट भी शामिल है। इससे पहले ट्रंप ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापसी का ऐलान किया था। भारत ने UN से यमन में जारी संकट को दूर करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि यमन में हालात को ठीक करने के लिए मानवीय मदद की जरूरत है। भारतीय प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये बात कही। यमन कई सालों से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संकेत दिए हैं कि वो यमन में शांति बहाल करने की कोशिश करेंगे। भारत समेत क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने सुरक्षा के मसले पर चर्चा की है। बैठक की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि हमने इंडो पैसिफिक समेत कई मुद्दों पर साझेदारी को लेकर बात की है। क्वाड देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। इस गठबंधन को चीन अपने खिलाफ एक मोर्चे के तौर पर देखता है। 1971 युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ पर एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने बहुत बड़ी बात कही। लोंगेवाला की निर्णायक लड़ाई को याद करते हुए भदौरिया ने कहा कि टैंकों के साथ हमला करने की पाकिस्तानी सेना की योजना जबरदस्त थी, लेकिन पाकिस्तान भारत की वायु शक्ति को शायद भूल गया था और शायद यही उसकी एक अकेली गलती थी। ईरान साथ हुए परमाणु समझौते को फिर से बहाल करने पर अमेरिका बैठक कर रहा है। इस बैठक में यूरोप के 3 बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय से समझौता हुआ था, जिसे ट्रंप प्रशासन ने समाप्त कर दिया था। हालांकि ईरान ने अपनी ओर से समझौते की शर्तों को खत्म करने की चेतावनी दी है। उत्तर कोरिया एक बार फिर अपनी परमाणु मिसाइल क्षमता बढ़ा रहा है। तानाशाह किम जोंग इसके लिए मिसाइल डेवलप करने वाले केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। साथ ही पुराने केंद्रों पर सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। इस बात की जानकारी एक दक्षिण अफ्रीकी रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के साथ बातचीत से कुछ हासिल न होने पर उत्तर कोरिया ऐसा कर रहा है।